हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास हिस्ट्री की जो की थी उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता पहले बंगाल और फिर मैसूर में हासिल की थी। अब जरूरी यह है कि हम उनके बारे में जानें कि इस इरा में और कब से कानून की शुरुआत हुई, लॉ एंड ऑर्डर की शुरुआत हुई और अंग्रेजों ने किस तरह से इसका फायदा उठाया और कौन कौन से गवर्नर जनरल्स और वायसराय इंडिया में आए बिफोर 1857। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट हु केम आफ्टर 1857, क्योंकि 1857 की क्रांति का एक बहुत महत्व है इतिहास में। सो इट वाज अ इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी इवेंट। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद गवर्नर जनरल्स बदले और उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज लाई थी। तो आज की क्लासेस में मैं ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से गवर्नर जनरल्स आए और लगातार क्या क्या उनकी पॉलिसीज थी। फर्स्ट विल सी द लिस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बनाए गए, ये किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। 1765 अगर हम बात करें बैटल ऑफ बक्सर की, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव गवर्नर थे। जैसे लॉर्ड क्लाइव रहे उसके बाद पेंसिटाट आया और एक दो गवर्नर आए थे और उसके बाद जो गवर्नर आए थे जिनका फाइनली नाम लिया जाता है, जिनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले तो गवर्नर थे। ये 1772 से 1774 तक ही गवर्नर रहे। लॉर्ड क्लाइव की एक नीति थी, उन्होंने कौन सी पॉलिसी लाई थी। लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसी ये थी, वो डुअल गवर्नमेंट लेके आए थे। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट या फिर द्वैध शासन की शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने और इसे खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो 1772 से 1774 तक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर रहे। लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, आफ्टर पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उस समय जो प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो दोनों कलकत्ता की जो बंगाल प्रेसिडेंसी से उसके अधीन हो गई और मेन गवर्नर जनरल जो माने गए वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो सबसे पहले ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका जो कार्यकाल रहा, इनका टाइम पीरियड था 1774 टू 1786। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 1786 के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल हुए। 1786 से 93 तक ये गवर्नर जनरल हुए। देन सर जॉन शोर 1793 से लेकर 1798 तक ये गवर्नर जनरल रहे। इसी क्रम में ध्यान रखना है। और इसके बाद हम उनकी डिस्कस करेंगे पॉलिसीज या नीतियों के बारे में। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल 1774 टू 1786। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793। देन सर जॉन शोर 1793 टू 1798, 1793 से 1798। देन लॉर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805। देन जॉर्ज बार्लो 1805 टू 1807। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 टू 1813। देन लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 टू 1823। देन लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 टू 28। These are the गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल है। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था और उस क्रम में सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहले हम इनके बारे में बातें करेंगे एक एक करके, ये इनके टाइम पे क्या पॉलिसीज आई, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। कोई भी सवाल आ सकता है कि श्वेत विद्रोह को दबाने वाले वो गवर्नर जनरल इनमें से कौन से थे, या इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड लाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करेंगे आफ्टर दिस। तो अगेन यू कैन सी फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, देन आफ्टर दैट लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जॉर्ज बार्लो के बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड देन लॉर्ड एमहर्स्ट। ये गवर्नर जनरल की लिस्ट है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गवर्नर जनरल और उनकी प्रवासी नीतियों के बारे में कि गवर्नर जनरल की कॉलोनियल पॉलिसीज क्या थी।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की सबसे पहले हम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1774 टू 1786। अच्छा, 1772 से लेके 1774 तक ये गवर्नर थे। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो पहली पॉलिसी जो इनके टाइम पे आई थी, दैट इज द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये पहला था। देन पासिंग ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, हम इसके बारे में बात करते हैं। पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्यों पास किया गया था? 1768 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर काफी लोन हो गया था, कर्जा हो गया था। तकरीबन 4 लाख रुपए का लोन था उनके ऊपर। ये दोनों के कर्जदार हो गए थे, ब्रिटिश सरकार के भी और ब्रिटिश बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी। ये दोनों के कर्जदार हो गए थे। तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था भारतीय व्यापार में, इंडियन ट्रेड में। तो अपनी मोनोपोली को लगातार कंटिन्यू बनाए रखना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब ये मुश्किल हो गया इनके लिए, तो उस समय पे अगर कहीं से इनको पैसे मिल भी रहे थे, वो भी इनके घट गए थे। इनकी सेल्स जो थी वो बहुत घट गई थी। अमेरिकन्स को सबसे ज्यादा जो कॉफी मिलती थी, वो मिलती थी पहले ब्रिटिशर्स से, लेकिन अब 85% जो कॉफी थी वो स्मगल की जाने की डचेस की तरफ से। तो इनकी कॉफी और टी सेल की ड्रॉप जो हो, मतलब बहुत डाउनफॉल आ गया उसमें। टी सेल इनकी बहुत कम हो गई। जब टी सेल इनकी बहुत कम हो गई, तो धीरे धीरे इनके ऊपर क्या बढ़ता चला गया? कर्जा बढ़ता चला गया। तब ब्रिटिश सरकार ने फिर 1773 में एक एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मदद से क्या क्या चीजें हुई? उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन कर दिया गया। सबसे ज्यादा ताकत किसके पास हो गई? अब सबसे ज्यादा ताकत हो गई गवर्नर जनरल, जो पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और उस सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बने सर एलिजा इम्पे के अलावा चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट, ये 3 अन्य जज भी थे उसमें। उसके बाद 1774 का जब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, तो इसमें साफ इस एक्ट में ये प्रावधान रखा गया कि अगर कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर है, तो वो कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं शुरू कर सकता, और अपने नेटिव से ब्राइब नहीं ले सकता, या कोई प्रेजेंट या गिफ्ट नहीं ले सकता। इट रिस्ट्रिक्टेड इट, प्रोहिबिटेड इट। इसने इसे मना कर दिया कि किसी भी अपने भारतीय रिश्तेदार से या फिर किसी भी भारतीय से ये उपहार नहीं ले सकते, या फिर रिश्वत नहीं ले सकते, और किसी भी सैन्य जानकारी को ब्रिटिश सेना को देना, सूचित करना आवश्यक हो गया। ये इसमें प्रावधान रखे गए। तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट विच वॉज पास ड्यूरिंग द एरा ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड देन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट ने इंग्लैंड की संसद में एक प्रस्ताव रखा। पहले तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, फिर इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स भी शामिल किए गए। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो इसका इफेक्ट हुआ वो हम बात करेंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स दोनों रखे गए, एक राजनीतिक मामलों के लिए और दूसरे व्यापारिक मामलों के लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, और एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए।
तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, दो, ये जो द्विशासन कहलाता है, इसमें दो शासन हुआ ना, तो एक में ब्रिटिश कैबिनेट होती थी और दूसरे में प्रिवी काउंसिल होती थी। तो 1784 में ये पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ और इसी के विरोध में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा भी दे दिया था और इसके बाद फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे। आफ्टर दैट व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1780 से लेकर 1784 तक चला था और मंगलौर की संधि से खत्म हुआ था। इट हैज बीन एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मंगलोर। हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि मैसूर का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में हुआ था जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे, लेकिन सर जनरल आयरकूट ने वांडीवाश के पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को घायल कर दिया था और बाद में हैदर अली की मृत्यु हो गई। फाइनली टीपू सुल्तान इसकी मैसूर की गद्दी पे बैठा और 1784 में एक ट्रीटी हुई, मंगलोर की ट्रीटी। इसके बाद इसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये भी एक रीजन था, ये भी इनके टाइम पे हुआ था और ये चला था 1775 टू 1782 और फाइनली 1782 में एक ट्रीटी हुई थी, सालबाई ट्रीटी। तो एंग्लो मराठा वॉर का कारण ये था कि उस समय रघुनाथ राव, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के बाद रघुनाथ राव को थ्रोन नहीं मिला, उन्हें शासन नहीं मिला, तो वो अंग्रेजों से मदद मांगने चले गए और अंग्रेजों ने इसे लालच की तरह से देखा कि अगर हम रघुनाथ राव की मदद करते हैं पेशवा बनने में, तो हमें वो क्षेत्र भी मिल सकते हैं, वो एरियाज भी मिल सकते हैं, जैसे बसीना और सालकोट, वो एरिया भी मिल सकते हैं जो हमारे अंडर में नहीं है और मराठा प्रेसिडेंसी को भी अपने अंदर किया जा सकता है। ये पहला रीजन बना, इट वॉज द बैकग्राउंड फॉर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और ये किसके खिलाफ हुआ? सवाई माधव के खिलाफ, जो बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध के बाद जो 1761 में हुआ था मराठों के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, जब इनके बीच में मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इनके बीच में मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली को जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद फाइनली ये प्रस्ताव रखा गया और ये खत्म हुआ 1782 में सालबाई की ट्रीटी के साथ। तो यहां मैं इसको यही बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हुई थी किस गवर्नर के टाइम पे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, देन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये सारी चीजें इनके टाइम पे ही हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इनके समय में ही हुई थी। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इसके अलावा इनके टाइम पे और क्या हुआ था? रोहिल्ला वॉर या रोहिल्ला का युद्ध, ये 1774 में हुआ था। एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1784 में। तो रोहिल्ला वॉर किस तरह से शुरुआत हुआ था? रोहिल्ला वॉर 1773-1774 के बीच में रोहिल्लास को डर था कि मराठे उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो उस समय जो अंग्रेजों ने बफर स्टेट बना रखा था, बफर जोन बना रखा था अवध, उनसे रोहिल्ला ने मदद मांगी और बदले में उन्हें कुछ पैसे देने का वादा किया। लेकिन उस युद्ध में मराठे पीछे हट गए, उन्होंने हमला नहीं किया, तो रोहिल्ला ने पैसे देने से मना कर दिया अवध के नवाब को।
और अवध का नवाब उस समय अंग्रेजों के एक मित्र राज्य था। अवध ही पूरा, क्योंकि वो बफर स्टेट था। तो उसी समय जब उसने मना कर दिया तो अवध के नवाब ने अंग्रेजों से मदद मांगी कि अब कब्जा कर लिया जाए रोहिल्ला पे। तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र से कि यह रोहिल्ला अवध के लिए खतरा हो सकता है, जो हमारा एक बफर स्टेट है, ये एक्शन लेते हुए, इसी एक्शन का सहारा लेते हुए उसने हमला किया। तो ये रोहिल्ला वॉर का बैकग्राउंड था, जिससे रोहिल्ला की हार हुई और ये एक षड्यंत्र था। इसी वजह से एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग भी लगाया था, इम्पीचमेंट लगाया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जो रोहिल्ला वॉर, जो किसके समय में हुआ था, रोहिल्ला वॉर जो हुआ था ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। एंड 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जिसने की थी उनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना 1784 में की और इसके जो मेंबर्स थे वो थे चार्ल्स विल्किंस। तो इसमें पहले तो 1828 तक केवल वही मेंबर्स थे जो यूरोपियन थे, लेकिन उसके बाद कई इंडियंस भी, भारतीय इसमें शामिल हुए, जिसमें से एक नाम आता है द्वारकानाथ टैगोर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी ओरिएंटल रिसर्च के लिए, प्राचीन शोध के लिए। इन्होंने पुरानी जो हमारी सभ्यताएं थी, जैसे पुराने ऋग्वेद को देखना, वेदों के बारे में जानकारी हासिल करना, जो ज्योग्राफी या भूगोल था, है ना, अथर्ववेद के बारे में जानना, मतलब वेदों के बारे में जानना, पुरानी चीजों के बारे में रिसर्च करना, ये इनका मेन मकसद था। और यहाँ से जो हमारे पुराने वेद या पुरानी किताबें थी उनका ट्रांसलेशन शुरू हुआ। जो संस्कृत की किताबें थी उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी शुरू हुआ और इसी क्रम में सबसे पहली किताब इसका ट्रांसलेशन हुआ 1785 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, और चार्ल्स विल्किंस ने, जो इसके मेंबर्स थे, इन्होंने 1785 में सबसे पहले किताब का जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था वो थी श्रीमद् भगवत गीता। और उसके बाद 1787 में जिसका अनुवाद किया गया वो दूसरी किताब थी हितोपदेश। ठीक है, तो ये थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो हमने ये जाना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या क्या इवेंट हुए थे। पासिंग ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पासिंग ऑफ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, देन रोहिल्ला वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उसी टाइम पे डुअल गवर्नमेंट जो पहले था उसे समाप्त कर दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और सर एलिजाह इम्पे उसके पहले जज बने। और फाइनली 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784 में। किसके द्वारा हुई? विलियम जोन्स के द्वारा। जहां से पहली बुक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो किताब कौन सी थी? श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरी हितोपदेश थी। ये पूरा पीरियड था किसका? सर वॉरेन हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कि उनके टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। सो प्लीज बी कनेक्टेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत रखिए, इससे ही सवाल करके आते हैं।